नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो आधुनिक रासायनिक आधारित खेती से बाहर आ रहे हैं, आप कीटनाशकों से, पेस्टिसाइडों के प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले तो यही करेंगे कि मिट्टी को स्वस्थ बनाएंगे, मिट्टी को उर्वरक बनाएंगे, तभी आप प्राकृतिक खेती का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपके लिए प्राकृतिक खेती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपकी उत्पादकता एकाएक काफी घट जाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी है वो एक तरह से जो जो रासायनिक खाद है उन पर निर्भर हो गई है, अडेप्ट हो गई है। उसके बगैर उसका अब स्वस्थ रहना या अच्छी उत्पादक देना संभव नहीं रहा। तो उसके कुछ नियम हैं। मिट्टी की स्वास्थ्य को परिभाषित करने के या मिट्टी के उपजाऊपन के कुछ नियम हैं। यदि जैसे कि मैंने कुछों की बात तो पहले की कि मिट्टी स्वस्थ रहने के क्या आयाम हैं, अब कुछों की बात करूंगा। तो आज हम बात करेंगे, यदि आपकी जो फसलें हैं, आपके जो पौधे हैं, उनकी जड़ें अधिक तक गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। पेड़ पौधे और फसलों की जड़ों के का अच्छा विकास है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे, तभी उत्पादकता को भी अच्छा बना पाएंगे, और तभी आपके पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छी उत्पादक दे पाएंगे। अन्यथा बिना जड़ों के विकास के आप स्वस्थ खेती की या अच्छी खेती की आशा नहीं रख सकते, क्योंकि जो जड़ें हैं उन्हीं पर पौधे का पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। जैसे आप एक स्वस्थ मिट्टी है, कोई मिट्टी है, यदि उस मिट्टी में जब आप बीज फेंकते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो सबसे पहले होता है क्या है कि जो आपने बीज डाला है वो 2-3 दिन में मुलायम होता है, जो मॉइस्चर है जल सोख के फूलता है। फिर उसमें से बाहरी जो कवर है उसको फाड़ कर बीज, अंकुरित बीज के कुछ अंश बाहर आते। सबसे पहला अंश होता है उसकी जड़ें। जड़ ही पहली बार आती हैं। पत्तियों का विकास तो चौथे पांचवें दिन के बाद, 6वें दिन के बाद होता है, लेकिन जड़ें तो दूसरे तीसरे दिन ही बाहर आने शुरू हो जाती हैं, तो जड़ें फैलने लग जाती हैं। जड़ें हमेशा पृथ्वी की तरफ, मिट्टी की तरफ अपनी दिशा ढूंढती हैं, और जब पत्तियां निकलती हैं तो पत्तियां हमेशा आकाश की तरफ अपना दिशा ढूंढती हैं। ये स्वभाव प्रकृति का नियम है। और जब पत्तियों की दूसरी सीरीज शुरू होती है, दूसरी श्रृंखला शुरू होती है, तभी हमारा जो नन्हा पौधा है थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर पाता है। उससे पहले तो हफ्ता तक हमारा जो बीज है, जो अंकुर छोटा नन्हा बीज है, बिना किसी पोषक तत्वों को, बिना किसी आहार को ग्रहण किए, अपने अंदर जो प्रकृति ने उसके अंदर जो ऊर्जा रख दी थी, पोषक तत्व भर दिए थे, उन्हीं से अपना विकास करता है, उन्हीं से स्वस्थ भी रहता है और अपना शरीर विकसित करता है। एक और चीज, अंकुरण के बाद स्वभावतः उस बीज के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे जो शुष्क अवस्था में बीज के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस, पदार्थ नहीं होते, बहुत सारी विटामिन की कमी रहती है, प्रोटीन के तत्व नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको अंकुरित करते हो, जैसे ही उसको पानी में भेजते हो और अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है, अनायास बहुत सारे प्रोटीन हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, उनकी मात्रा ही नहीं बढ़ती, उनकी सक्रियता भी जाती है। बहुत सारे एंजाइम जो शुष्क अवस्था में निष्क्रिय थे, सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए अंकुरित बीजों को, स्प्राउट जो दाने हैं, उनको बहुत पौष्टिक भोजन माना गया है। उसमें बहुत सारी विटामिन की मात्रा है, वो कई सौ गुना तक बढ़ जाती है। उसमें अमीनो एसिड की संख्या भी कई सौ गुना बढ़ जाती है। इसलिए वो पौष्टिक भोजन में आता कहाँ से है? पानी में डालने में सिर्फ पानी सूखा, उसने किसी चीज को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ऐसी प्रकृति के नियम है। ऐसी तरह जब हम किसी बीज को अपनी मिट्टी में फेंकते हैं, मिट्टी में अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जब अंकुरण के बाद बीज बीज से जड़ें बाहर आती हैं। जड़ें कई दिन तक अपने पौधे को विकसित होने में मदद करती हैं बिना किसी पोषक तत्व को ग्रहण किए। लेकिन जब ये जड़ें और आपका पेड़ पौधा, उसकी पत्तियां निकल आती हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू कर देता है, तब उस पौधे को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में आपके पौधे की जड़ें हैं मिट्टी की में अधिक गहराई तक जाएंगी, तो आपके पौधे को स्वस्थ भी रखेंगी, संपूर्ण पोषक तत्वों को भी प्रदान कर पाएंगी। तभी आपका पौधा पूरी तरह से विकसित होगा, रोग मुक्त रहेगा, और तभी उस पर समय के अनुसार ग्रोथ भी होती रहेगी, फ्लावरिंग भी होगी, फूल भी आएंगे,
पोलिनेशन भी होगा, फूल बीज में, बालियों में, फलों में, सब्जियों में रूपांतरित होंगे और वो स्वस्थ भी रहेंगे, पौष्टिक भी रहेंगे, आकार और स्वास्थ्य में भी अपनी गुणवत्ता को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि जड़ों का पूरा विकास ना हो, तो विकास ना होने से आपके पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते। पोषक तत्व पूरे मिले, इसीलिए प्रयास रहता है कि पौधों की जड़ें अच्छे से विकसित हों। तो ये जो पौधों की जड़ें हैं उनका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और पौधों की जड़ें तब तक नहीं फैल सकती मिट्टी में जब तक मिट्टी मुलायम ना हो, सॉफ्ट ना हो, उसमें भुरभुरापन ना हो, उसमें नमी ना हो। सूखी मिट्टी से भी पौधों की सूक्ष्म जड़ें हैं पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती हैं। कठोर मिट्टी में तो इनका वैसे ही प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। कठोर मिट्टी में तो जो जड़ें हैं ऊपरी सतह पर ही अपने को केंद्रित रखती हैं, इसलिए उनको पोषक तत्व की कमी का सामना करना पड़ता है। पौधा विकसित नहीं होता, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पीला पड़ जाता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पत्तियों का विकास रुक जाता है। एक तरह से जो पौधा है बौना रह जाता है, तो फल फूल लगने की बात ही नहीं कर सकते। तो हमें यदि अच्छी फसल लेनी है, पौधे का अच्छा विकास लेना है, तो पौधे की जड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि जड़ें उसके अच्छे से विकसित हैं तो पौधा अच्छा विकसित भी रहेगा, पर अच्छा उत्पादनता भी देगा और रोग मुक्त भी रहेगा। आपने एक चीज एक और भी देखा होगा कि अंकुरण के बाद पहली जड़ होती है, वो बहुत तेजी से विकसित होती है, क्योंकि उसका कार्य है आपके पौधे को स्थिर रखना, आपके पौधे को मिट्टी में स्थापित देना। और उसका महत्व, जो प्रथम जड़ का महत्व है, वो तब तक ही रहता है जब तक कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी नहीं निकलती, जब तक कि तृतीय जड़ के रूप में सफेद जड़ों का आयाम शुरू नहीं होता, सफेद जड़ों का विकास शुरू नहीं होता। ये पौधों की सफेद जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है, यही मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखती हैं, ग्रहण करती हैं, पौधों को प्रदान करती हैं, और पौधा उन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से अपना विकास करता है, अपने अपनी जो शाखाओं का विकास करता है, शाखाओं को फैलाता है, उसमें फल फूल लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। रोग मुक्ति का कार्य भी इन्हीं पर रहता है। एक चीज और भी आपको ध्यान में रखने की है कि जो पत्ते की मूल जड़ है, वो जब ज्यादा लंबी हो जाती है तो ज्यादातर उसका कार्य सिर्फ कुछ मात्रा में जल तरल को सोखना या पौधों को स्थापित देने का रहता है। लेकिन पौधे की जो दूसरी जड़ें हैं, जो उथली जड़ें हैं, ऊपरी मिट्टी की परत में रहती हैं, वही पोषक तत्वों ग्रहण करती हैं। लेकिन उनकी यदि वो ज्यादा उथली हैं तो भी उनको पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाते, और यदि उनकी गहराई ज्यादा हो जाए तो भी वो उनका महत्व घट जाता है। तो जड़ों का पूरा विकास भी हो, लेकिन ऐसे गहराई में हो कि वहां उसको सभी पोषक तत्व सहजता से मिल जाए। खास करके उसका जो क्षेत्र है, उसका जो आधार है, नमी युक्त रहे। नमीहीन मिट्टी से पौधे की जड़ें अपने पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती हैं। पहले जमाना अलग था, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत में काफी मात्रा में ह्यूमस रहता था, जीवांश रहता था, नमी रहती थी। तो जब मिट्टी में नमी रहती है तो वहां से हमारे पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से कई तरह के पोषक तत्वों ग्रहण कर लेते हैं। देखा गया है कि मिट्टी की जो ऊपरी 3 से 5 इंच की परत है, उसमें ज्यादातर मात्रा नाइट्रोजन की, पोटाशियम की, सल्फर की, कैल्शियम की रहती है। लेकिन उससे जब गहरे में जाते हैं तो फिर नाइट्रोजन के साथ में फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मेलबिडियम जैसे बहुत सारे जो बहुत अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो वहाँ विद्यमान रहते हैं। तो आपके पौधे की, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो किसी भी तरह साग सब्जियां का हो, उसकी जड़ें 5 से 7 इंच सेंटीमीटर से गहरी होनी चाहिए। उससे उथली हैं तो उसकी उत्पादकता पर निश्चित प्रभाव पड़ जाता है, और उससे ज्यादा उथली हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना रहती है, कि रोग के कीटाणु हैं, रोग के जो फंगस हैं, बैक्टीरिया से हैं, उथली परत में ज्यादा रहते हैं। इस परत पर नमी थोड़ी बहुत रहे, लेकिन ह्यूमस ना रहे, बैक्टीरियल बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है उसमें कम हो, उसी में रोग कारक जीवाणु रहते हैं। तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि हमें ऐसी स्थितियां निर्मित करनी है ताकि आपके जो फसलों के पौधे हैं या साग सब्जियों के पौधे हैं, फलों के पेड़ हैं, उनकी जड़ें 7 इंच से गहरे में जाए, तभी वो स्थापित में दे पाती हैं और अपने को पूरी तरह से विकसित कर पाती है। अन्यथा आपकी देखते हैं कि आपका पौधा थोड़े दिनों में सूखने लगता है, उसका विकास रुक जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो उथली जब लेयर तक
जड़ें रहती हैं, और वहाँ जैसे ही नमी की कमी होती है, आपका पौधा पोषक तत्वों ग्रहण करना छोड़ देता है, या फिर उसको कोई रोग लग जाता है। तो हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि पौधे का पूरा विकास और स्वास्थ्य उसकी जड़ों पर निर्भर है। यदि पौधे की जड़ों का विकास अच्छा है तो देखेंगे उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। ग्रोथ ही अच्छी नहीं है, उसमें पत्तियां भी समय के अनुसार निकल रही हैं, पत्तियां गहरे हरे रंग की हैं, पत्तियों के साथ में जो शाखाएं हैं वो भी अच्छे से निकलती हैं, समय पर फूल आते हैं, फूलों का पोलिनेशन अच्छा होता है, और फूल सहजता से फलों में बदल जाते हैं, बालियों में बदल जाते हैं, दानों में बदल जाते हैं। तो जड़ों का हमारे पौधों के साथ बहुत गहरा संबंध है। जड़ें यदि यदि पूरी तरह से विकसित नहीं है तो एक तरह से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमें अच्छी उत्पादकता नहीं मिलेगी। दूसरी एक चीज और भी हमें ध्यान में रखनी है कि हम मिट्टी को ऐसे मधुरता कैसे दे सकते हैं, इस कठोरता से वापस कैसे ला सकते हैं। कि हमने रासायनिक खादों के माध्यम से मिट्टी को कठोर तो कर लिया, मिट्टी की नमी को भी हमने गायब कर दिया। तो हमें मिट्टी में नमी भी लेके आना है और कठोरता से मुक्ति भी दिलानी है। क्योंकि आप देखा होगा कि यदि मिट्टी की ऊपरी परत कठोर रहती है, नमीहीन रहती है, तो आपको बार बार कई तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो किसान गेहूं की फसल ले रहे हैं, चावल की फसल ले रहे हैं, दूसरी फसलें ले रहे हैं, उनको साल में या फसल की अवधि में 5 से 6 बार तो सिंचाई देनी पड़ती है, और 3-4 बार से अधिक उनको खाद का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि आप एक बार खाद दे के भी उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जैसे कि यूरिया को देखें तो यूरिया आप जैसे अपने खेत में डालते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो यूरिया की सक्रियता है 5-7 दिन तक रहती है। 5-7 दिन के बाद यूरिया वहाँ से लुप्त प्राय हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की सक्रियता या उपयुक्तता पौधों के लिए 5-7 दिन तक रहती है। उसके बाद नाइट्रोजन की उपयुक्तता उनके लिए घट जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन ही गायब हो जाता है, या तो नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा बाष्पीकृत होकर वातावरण में चली जाती है, या मिट्टी में गहराई में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह दूसरे हम पोषक तत्वों की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपको अधिक समय तक पोषक तत्वों को मिट्टी में बांध के रखना है, तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस का या जो जीवांश हैं उनकी दर का बढ़ाना आवश्यक है, उनकी प्रतिशतता बढ़ाने की आवश्यकता है। ह्यूमस के द्वारा नहीं, जीवांश के माध्यम से मिट्टी में नमी भी रहती है। तो ऐसे में यदि मिट्टी का जीवांश बढ़ाना है तो उसके लिए सर्वोत्तम माध्यम है वो तो यही है कि हम जब भी अपनी कोई फसल लगाना चाहते हैं, उससे पहले 10 से 15 कुंटल के आसपास गली सड़ी गोबर की घास यदि हम मिल जाए तो उसका प्रयोग करें। साथ ही हम गौमूत्र का प्रयोग करें, पशु मूत्र का प्रयोग करें। वैसे गाय का मूत्र ज़्यादा श्रेष्ठ है कि उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया से बहुत कम से कम रहते हैं। साथ ही उसमें जो पौधों की जरूरी जो पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। उसमें इसके अलावा कई ऐसे जैव रसायन हैं जो वृद्धि कारक का काम करते हैं, बायोहंसर का काम करते हैं, तो वो भी इसमें सहजता से होता है। तो आप जब भी कोई फसल लगाना चाहें तो फसल तैयारी के साथ में कम से कम 10 से 15 कुंटल के आसपास गली सड़ी गोबर की खाद लेकर उसको मिट्टी में मिला के जुताई कर दें। तो जब जुताई करना है, पानी जब उसमें भर दें तो आप गौमूत्र का उसमें छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे में 500 से लेकर 700 लीटर के आसपास जितना पुराना आपको गौमूत्र मिल जाए, पशु मूत्र मिल जाए, उसका उपयोग करें ताकि आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बन जाए, आपकी मिट्टी को हर पोषक तत्व मिल जाए। और फिर उसके बाद समय के अनुसार उसमें आप जुताई करके उसमें कोई भी बीज डाल दें, किसी तरह के पौधे लगा दें, किसी तरह के रोपण कर दें। आप देखेंगे कि आपकी फसल को अच्छा उत्पादकता मिलेगा। या फिर आप करें कि क्योंकि आजकल गोबर की खाद मिलना, गोबर की सड़ी खाद मिलना तो महंगा पड़ जाता है, दूसरा सहजता से सही कहीं उपलब्ध नहीं है। तो आप ऐसे में हमारा जो गोबर का जो भस्म है, हमने गोबर को सुखा के कुछ विशेष क्रियाओं के माध्यम से गोबर भस्म तैयार की है। गोबर के खाद का ही सब्स्टिट्यूट है कि इसमें गोबर के साथ में कई वनस्पति हैं, जैसे मोरंगा है, एलोवेरा है, उसमें जामुन की पत्तियां हैं, बेल की पत्तियां हैं, एलोवेरा है, कुछ दूसरी पत्तियां, ऐसे 12 से 13 तरह की पत्तियां हैं। उनका मिश्रण का जो पाउडर है, भस्म है, वो भी इसमें डाला है। और इससे हमने इसको प्रयास किया है कि गोबर सड़ी गली गोबर के सारे मूल अंश इसमें आ जाए। और ऐसे में इस गोबर भस्म में काफी मात्रा में ह्यूमिडेट पैदा हो जाता है। ह्यूमिडेट के जब 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 डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि ह्यूमिडेट का जो
कैटाबोलिज्म होता है तो काफी मात्रा में ह्यूमिक और मैलिक एसिड पैदा होते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी में जब इन रसायनों की मात्रा अच्छी रहती है तो पौधों का विकास भी अच्छा रहता है, पौधों की जड़ें भी अच्छे से विकसित होती हैं और पौधों की जड़ें मिट्टी से सभी पोषक तत्वों को सहजता से ग्रहण भी कर पाती हैं। तो जब मिट्टी में आप गली सड़ी गोबर की घास मिलाते हैं, गोबर की खाद मिलाते हैं तो उसमें ये सारे पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं और उन्हीं को हमने प्रयास किया है कि हमारे इस गोबर भस्म में वो सब पोषक तत्व आपको सहजता से मिल जाए। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आधी किलो की मात्रा आपके 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। आप इसको पानी में पानी में जब सिंचाई देते हैं तो उसमें घोल के इसको आप साची पानी का सिंचाई में दे सकते हैं या फिर आप ड्रिप एरीगेशन में दे सकते हैं, स्प्रिंकलर के माध्यम से दे सकते हैं और आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसकी मात्रा आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसका प्रयोग करते चले जाएंगे तो 3-4 फसल के बाद आपको इसकी कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। आप इसका प्रयोग गोबर की खाद के साथ भी कर सकते हैं, सूखी गोबर के साथ भी कर सकते हैं, गीली गोबर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपको 2-4-5 kg के आसपास, 6 kg के आसपास गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है। आप गोबर की खाद में इसको मिला दें और उसको छान के आप स्प्रिंकलर से दे सकते हैं, ड्रिप एरीगेशन से देते हैं। यदि आप फील्ड एरीगेशन दे रहे हैं, खुला पानी दे रहे हैं, तो आप ऐसे ही उस गोबर की तरल के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका 2-3 बार आप प्रयोग करेंगे, तैयारी के समय एक आध बार करके देख लें, फिर आप जब कोई फसल लगाते हैं तो फसल में जब सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं तो उसके साथ प्रयोग करके देख लीजिए। आप देखेंगे दूसरी तीसरी सिंचाई के बाद आपके फसलों की ग्रोथ है, आपके फसलों के जो पौधे हैं उनकी हरियाली देख लीजिए, उनकी हाइट देख लीजिए, उनके पत्तों की संख्या गिन के देख लीजिए, आप टहनियाँ गिन के देख लीजिए और जो समय के अनुसार 2 से ढाई महीने के आसपास उनमें फ्लावरिंग आनी शुरू होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें 2-ढाई महीने में तैयार हो जाती है। खास करके साग सब्जियों की फसलें तो 2-ढाई महीने में तैयार हो ही जाती हैं। तो वहाँ जब फ्लावरिंग होगी, आप फ्लावरिंग देख लो, उनकी फ्लावर देख लो और गिन के देख लो। आप फ्लावरिंग को जब सब्जियों में बदलते देखेंगे, चाहे भिंडी हो, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, गोभी हो या और दूसरी जो सब्जियां हैं उनकी संख्या गिन के देख लीजिए, उनका आकार देख लीजिए और जब उनको तोड़ेंगे, सूंघेंगे, खाएंगे तो अन्न के स्वाद को देखे आपको विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और अपनी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि के लिए भी गोबर भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। बिना इसके भी आप मिट्टी को स्वस्थ कर सकते हैं। उसको स्वस्थ करने का मैंने आपको रास्ता बताया और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, पूछना चाहते हैं या आप गोबर भस्म का स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं, ये कोई ज्यादा महंगा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये 1000, 2000, 5000 रुपए का नहीं है, मात्र कुछ 100 रुपए का है और कुछ 100 रुपए में ही आपके 1 एकड़ की भूमि उपजाऊ बनती चली जाती है। मिट्टी की सारी जो दोष हैं इससे दूर होते चले जाते हैं। आपने मिट्टी में कितने साल रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है, उनके दुष्प्रभाव मिट्टी में हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच मुझसे कहिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं स्वयं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।